ध्यान दीजिए सभी बच्चे, आज जो चैप्टर है क्लास 10th का केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है। आपको ये बता दें ये 1 शॉर्ट वीडियो है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सभी बच्चों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और यहाँ पे जो जो टॉपिक आप लोग को पढ़ना है वो ये है, सबसे पहले आपको हम जो पढ़ाएंगे एसिड और बेस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन बताएंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और सेकंड इसके बारे में हम बताएंगे कि किस तरह ये क्लासिफाइड है, कैसे उसको क्लासिफाइड किया गया। थर्ड ये बताया जाएगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड और बेस का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे। उसके बाद इंडिकेटर बताएंगे, इंडिकेटर के बारे में अलग अलग चीजें बताएंगे, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे सॉल्ट, कौन कौन से सॉल्ट आपको पढ़ना है, पीएच वैल्यू पढ़ना है, पीएच के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, और आपके एवरीडे लाइफ में इसका क्या यूज है, कहां कहां पे इसका उपयोग है वो पढ़ेंगे। फिर कॉमन सॉल्ट पढ़ेंगे, कॉमन सॉल्ट में क्या क्या आ जाता है, NaCl, NaOH आ जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर आ जाएगा। फिर उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के बाद बेकिंग सोडा पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा में क्या क्या आ जाएगा, वॉशिंग सोडा आ जाएगा, पीओपी उसके बाद आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम आ जाएगा। ये सारी चीजें पढ़ने हैं, ये पूरा आपका टोटल इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। क्या बातें क्लियर हो गई? तो इतनी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। तो सबसे स्टार्टिंग हम करते हैं एसिड से। अब ध्यान दीजिए, ये पूरा आपका शॉर्ट वीडियो बनेगा, जैसे ही आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, और ये डिवीजन पर्पस से बनाया गया वीडियो। एसिड, एसिड क्या होता है, जो वाटर में H+ देता है। क्या होता है, वाटर में H+ देता है। मान लो कोई एसिड है, एसिड आपका क्या है, कोई भी एसिड HCl है, एसिड HCl है, कोई भी एसिड आप ले सकते हैं। ठीक है ना, कैसे पहचानोगे ये एसिड है, जब इसको वाटर में ट्रीट करोगे, वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो ये H3O+ बना देगा। क्या बना देगा, H3O+। H3O+ कहां से आया वो भी अभी आपको दिखाएंगे, और Cl-। मतलब क्या हुआ, ये H+ लूज किया। एसिड क्या किया, अपने एक्वस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ लूज करता है, H+ निकालता है, उसी को एसिड कहते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करे, H+ लूज करे, उसी को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। आप कहोगे सर, और ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, इसी को एसिड कहते हैं। अब कैसे होता है रिएक्शन देखिए, H+Cl-, HCl होता है, और वाटर आपका H2O है। यहाँ पे लोन पेयर अटैक करेगा इस पे, आपको अटैक नहीं सीखना, बस समझ जाओ क्या होता है। H+ यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना दिया, H3O+ बना दिया। क्या बातें समझ में आ रहा है? और जो H3O+ है वही आपका क्या है, मतलब हाइड्रोनियम आयन है। ये कैसे पता चला कि ये एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन में जब डाला गया किसी भी सब्सटेंस को, तो क्या लूज किया है, H+ लूज किया है, तो उसी को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा, H+ लूज करेगा, उसको एसिड कहते हैं। ठीक है, एसिड समझ में आ गया होगा। एसिड के बारे में और एक चीज एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, हाइड्रोनियम आयन। जब क्वेश्चन ये पूछता है कि एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। क्या बातें समझ में आ गया। एसिड, सेकंड पॉइंट, एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को याद रखना, एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। क्या होता है सुनिए, आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, आपके पास ये किस कलर का है, ब्लू लिटमस पेपर है। जब इसको किसी भी एसिड में, मान लीजिए एसिड है, ये एसिड में आपने ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया, लिटमस पेपर लिए आपने एसिड में इसको क्या किया, डिप किया, तो ये जो लिटमस पेपर का कलर हो जाता है, रेड हो जाता है। तो ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है। तो एसिड के बारे में क्या जाने, इनको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो H+ आयन देगा, तो उसी को एसिड कहते हैं। और सेकंड पॉइंट ये जाने कि जब इसको ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर में मतलब चेंज कर देगा। तो इससे इस बात का प्रूफ हो गया कि ये हमारा एसिड है। आगे सुनिए, एसिड के बारे में दो चीज हो गया, इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, बर्निंग, मतलब कि ये जो भी आपके एसिड होते हैं वो आपके ज्वलनशील होते हैं। ज्वलनशील का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि अगर आपके हाथ पे एसिड वगैरह गिर जाता है तो आपके हाथ को क्या करेगा, वो स्किन को जला देगा। समझ में आ रहा है ना, तो हार्मफुल होता है आपकी स्किन के लिए।
हार्मफुल होता है। समझ में आया? तो तीन बातें क्लियर हो गई। और चौथा पॉइंट अगर हम यहीं पे लिखना चाहें तो ये क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड जो होता है सॉर इन टेस्ट होता है, सॉर इन टेस्ट, सॉर इन टेस्ट। समझ में आ रहा है? तो आपको चार बातें बता दी गई। अब सुनिए क्या क्या बताया गया एक बार और। जितना बताया गया, जो जो पढ़ना है उसके बारे में बता दिया गया कि ये टॉपिक आज आपको पढ़ाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, एसिड स्टार्ट हुआ है। एसिड किसको कहते हैं? जब किसी भी एसिड को वाटर में डालेंगे, वाटर में डालेंगे तो H+ लूज करेगा तो उसको एसिड कहेंगे। तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन, उसी को एसिड कहेंगे। सेकंड एसिड, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो रेड लिटमस पेपर में बदल देगा, रेड कर देगा। तीसरा, ये हार्मफुल होता है, स्किन के लिए हार्मफुल होता है। स्किन वगैरह पे अगर एसिड गिर जाता है तो हाथ वगैरह जल जाएगा। चौथा, सॉर इन टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन पे आएंगे, पहले इतना नोट कीजिए, ध्यान दीजिए। 4 पॉइंट बताने के बाद एक पॉइंट छूटा हुआ है, पांचवा। अगर आप एसिड को वाटर में डालते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सुनिए, अगर आपका सिंपल वाटर है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे आपके आयंस नहीं है, चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने एसिड को वाटर में मिलाया, वाटर में क्या किया, एसिड मिलाया, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराया जा सकता है। तो एसिड ये एक इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करता है। ये किस तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही ये होता है कि एसिड को अगर आप पानी में मिलाए तो एसिड पानी में क्या होता है, आयंस में टूट जाता है, और आयन में टूट जाता है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या किया जा सकता है, प्रोवाइड कराया जा सकता है, कंडक्ट कराया जा सकता है। तो इसको इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। एसिड को इलेक्ट्रोलाइट भी बोलेंगे, कब? जब पानी में मिलाया जाएगा। बातें क्लियर हो गई? उसके बाद क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन में एसिड जो होते हैं, तीन तरीके से हम बात करें तो एक होता है स्ट्रेंथ के बेसिस पे, ये एक होता है वीक एसिड और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो लाइन बाय लाइन हम बात करते हैं। वीक एसिड किसको कहते हैं? सुनिए, अगर किसी एसिड को, एसिड है मान लो HA हमारा कोई एसिड है, HA हमारा कोई एसिड है, उसको अगर हम किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, एसिड को किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो क्या होगा, हो सकता है H+ और A- में टूटे। H+, हम H3O+ ना लिख के H+ लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? और ये मान लो ये 100% है, जब पानी में डाले तो केवल 10% टूटा, बाकी 90% वो किस फॉर्म में है, HA के फॉर्म में है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि वो कंप्लीटली अपने आयन में नहीं टूटेगा, तो उसको हम वीक एसिड कहेंगे। मतलब अब इसका मतलब समझिए कि एसिड को लीजिए, पानी में मिलाइए। एसिड को पानी में जब मिलाया गया तो आप तो सोचेंगे सर ये H+ में टूटेगा और A- में टूटेगा, लेकिन क्या हुआ, H+ में टूटा, लेकिन कितना परसेंट टूटा, बहुत कम मात्रा में टूटा, बहुत कम अमाउंट में टूटा, केवल 10%, 5% टूटा। बाकी वो 90% अपने पुराने ही फॉर्म में रह जाएगा, HA के ही फॉर्म में रह जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल HCl लिए, ये एक एसिड है, पानी में मिलाया, क्या हुआ, H+ और Cl- में टूटा, ठीक है, लेकिन ये कितना परसेंट टूटा, ये केवल और केवल 10% टूट रहा है। कितने परसेंट टूट रहा है? 10%। बाकी 90% वो किस फॉर्म में है, HCl के ही फॉर्म में है। तो जो कंप्लीटली अपने आयंस में नहीं टूटता उसको वीक एसिड कहते हैं। वीक एसिड का डेफिनेशन क्लियर हुआ? जो ऐसे एसिड जो कंप्लीटली अपने आयंस में नहीं टूटते उसको क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, वैसे ये एग्जांपल सही नहीं है, एग्जांपल तो इसका CH3COH होगा, ठीक है ना। इसको हम लिए, ये 100% है अभी, एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। जब इसको हम लोग क्या किए, पानी में मिलाए तो ये किसमें टूटा, CH3COO- प्लस H+ में। ये 100% था, ये 10% में टूटा, तो 90% क्या बचा, 90% एसिटिक एसिड ही बच गया। तो इसको कहते हैं वीक एसिड। और ये वीक एसिड का क्या है, यही जो है वीक एसिड का आपका डेफिनेशन है कि अगर हम इसको वाटर में डालते हैं तो कंप्लीटली अपने आयंस में नहीं टूटता है, तो वो क्या कहलाता है, वीक एसिड। समझ में आया? स्ट्रॉन्ग एसिड सुनिए, अगर हम एसिड को, क्या होता है, एसिड को वाटर में डालते हैं, एसिड को वाटर में डालते हैं तो क्या होगा, कंप्लीटली अपने आयंस में क्या हो जाए, कंप्लीटली आयंस में
टूट जाए तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, यहाँ पे कितना परसेंट है, 100% है। जब इसको पानी में डाला गया तो H प्लस और Cl माइनस में टूट गया, कितना परसेंट, 100%। अब कोई HCl नहीं बचा वहां पे, अब केवल क्या दिख रहा है, H प्लस दिख रहा है और Cl माइनस दिख रहा है। तो जो कंप्लीटली अपने आयन में टूट जाता है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जो पार्शियली मतलब पूरी तरीके से आयंस में नहीं टूटता उसको वीक एसिड कहते हैं। बातें क्लियर हो गई। एग्जांपल इसका HCl हो गया, इसका एसिटिक एसिड हो गया। अब ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन के बेसिस पे ये दो तरह के होते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे, कंसंट्रेशन के बेसिस पे ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेट एसिड। डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेट एसिड। डाइल्यूट क्या होता है, देखो जहां पे एसिड की मात्रा कम होती है और वाटर की मात्रा ज्यादा होती है उसको डाइल्यूट एसिड कहते हैं। सुनो, मान लो यहाँ पे है, इसमें 80 ml आपका वाटर है, 80 ml वाटर है और 20 ml क्या हो गया, यहाँ पे एसिड हो गया, एसिड, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड। यहाँ पे एसिड का कंसंट्रेशन कम हो, एसिड की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा ज्यादा हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, डाइल्यूट एसिड। समझ में आ रहा है, जहाँ पे एसिड की मात्रा कम हो और वाटर की अमाउंट ज्यादा हो उसको डाइल्यूट कहेंगे। और कंसंट्रेट मतलब गाढ़ा, कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है गाढ़ा, मतलब जहाँ पे एसिड का मात्रा ज्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो उसको हम लोग कंसंट्रेट बोलेंगे। समझ में आ रहा है। कंसंट्रेट कैसे पता करोगे, वाटर का अमाउंट कम होगा, लेस होगा, और एसिड का अमाउंट क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। तो समझ में आया, डाइल्यूट और कंसंट्रेट। एक बार और रिपीट करते हैं, जहां पे पानी की मात्रा ज्यादा होगी वो डाइल्यूट, जहां पे पानी की मात्रा कम होगी कंसंट्रेट, लेकिन एसिड भी उसके साथ लगाना है तो वहां पे एसिड की मात्रा कम और यहाँ पे एसिड की मात्रा ज्यादा। समझ में आ गया, तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट। थर्ड पॉइंट जो है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ओरिजिन के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे क्या होता है, ओरिजिन मतलब कहां से उत्पन्न हुआ। ये दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है और एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है। क्या होता है, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है और एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है। तो अगर आप देखेंगे ऑर्गेनिक एसिड जो हमारे पेड़ पौधे मतलब नेचुरली जिसको प्राप्त किया जाता है उसको ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। याद रखिए, एक लाइन बोला जा रहा है, जिसको नेचुरली प्राप्त करेंगे, नेचर से प्राप्त करेंगे उसको ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। जैसे नींबू में जो एसिड होता है, नींबू में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। सेब में एक एसिड होता है मेलेनोइक एसिड, सेब में मेलेनोइक एसिड और नींबू में सिट्रिक एसिड। क्या बात समझ में आ रहा है ना। तो जो आपके नेचर से प्राप्त होता है उसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे नींबू में प्राप्त हो गया, सेब में प्राप्त हो गया, इमली में प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो इससे जो एसिड प्राप्त होता है। हाँ, अब एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर नींबू में आप तो बोले हैं कि नींबू मतलब जो भी एसिड होता है हाथ पे गिरेगा जल जाएगा। नहीं, तो नींबू ये सब जो होते हैं डाइल्यूट एसिड जैसा बिहेव करते हैं, वीक एसिड। समझ में आ रहा है, डाइल्यूट हो जाते हैं थोड़ा सा। तो नेचुरल जो अकरिंग होते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, ये हार्मफुल नहीं होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड का मतलब होगा जो लैब में बनाया जाता है, जो मैन मेड होता है, ह्यूमन मेड होता है, उसको क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि इनऑर्गेनिक एसिड में HCl बोल दीजिए, H2SO4 बोल दीजिए, HNO3। इसका तो समझ में आ गया, सिट्रिक एसिड, मेलेनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, मेलेनोइक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जो नेचुरली अकरिंग है। और जो इनऑर्गेनिक होता है ये कहां से प्राप्त होता है, लैब में बनता है, लैब में बनाया जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, तो ये सब जो होते हैं, HNO3 हो गया, ये हमारे इनऑर्गेनिक एसिड है जो लैब में बनाया जाता है और ये हार्मफुल होता है। इनको हाथ वगैरह पे गिराएंगे तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो समझ में आया। तो ये क्लासिफिकेशन है, तीन तरह से बांटा गया, स्ट्रेंथ के बेसिस पे, कंसंट्रेशन के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे। और स्ट्रेंथ के बेसिस पे वीक और स्ट्रांग होता है। वीक और स्ट्रांग, वीक किसको बोलते हैं, जो कंप्लीटली अपने आयंस में नहीं टूटता है। स्ट्रांग मतलब पानी में डालने पे कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाता है। कंसंट्रेशन दो तरह के होते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेट। तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है, ऐसा जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, एसिड की मात्रा कम होती है। उसी का अपोजिट, जहां पे एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, पानी की मात्रा कम होती है, उसको कंसंट्रेट एसिड। फिर ओरिजिन के बेसिस पे दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, जो नेचर से प्राप्त होता है, नेचर से, जैसे नींबू में पाया गया, इमली में पाया गया, सेब में पाया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, नींबू में किस तरह का एसिड पाया जाता है, सेब में किस तरह का एसिड पाया जाता है ना, नाम लिखना है। टमाटर में एसिड, जो एसिड पाया जाता है उसका नाम, इमली में जो एसिड पाया जाता है उसका नाम,
नींबू में जो एसिड पाया जाता है उसका नाम, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा। इनऑर्गेनिक एसिड जो लैब में बनाया जाता है जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे चीज। क्या बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे अभी आपका क्लासिफिकेशन खत्म होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी एसिड का खत्म हो गया है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी में यही जो 5 प्रॉपर्टी आप लोग को बताया गया। अब इसके बाद आप लोग को 2 प्रॉपर्टी आप बेस के बारे में बताएंगे, बेस का भी फिर इसी तरह क्लासिफिकेशन बता के देन केमिकल प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टी, अब जो हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो सारे बच्चे देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और यहीं से क्वेश्चन आएगा। ध्यान दीजिए, कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है, पहला जो है रिएक्शन विद मेटल, हेडिंग अगर आप डालना चाहते हैं तो रिएक्शन विद मेटल। अगर कोई भी एसिड हो अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। सुनिए, कोई भी एसिड, एनी एसिड, जैसे कोई भी एसिड को हम लिख सकते हैं H2SO4, कोई में H2SO4 आ जाएगा, HCl आ जाएगा, 2 को लेके चलिए। अगर इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, मेटल, मतलब कोई भी मेटल, जैसे जिंक मेटल के साथ करा दीजिए, सोडियम मेटल के साथ करा दीजिए, जो रिएक्शन में पहली बात तो ये जान जाओ मेटल पहचान में आ गया, मेटल पहचान में आ गया और एसिड पहचान में आ गया ना। तो कभी भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो तुरंत एक चीज तो लिखोगे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। आया, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, साथ साथ क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ZnSO4 और अगर यहाँ पे देखोगे तो NaCl बनेगा। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर हमारा एक सॉल्यूशन है, इसमें जो भरा हुआ है या इसमें H2SO4 है, इसमें क्या डाला गया है, एक बीकर में H2SO4 रखा गया है, क्या रखा गया है, H2SO4, और इसमें अगर जिंक डालते हैं, क्या डालते हैं, जिंक के टुकड़े को डालते हैं, जिंक ग्रेन्यूल डालते हैं, तो क्या होता है, तो सुनो, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो हाइड्रोजन गैस जब निकलता है तो बबल निकलता है, किस फॉर्म में पता चलेगा, बबल्स दिखेगा, तो जान जाना हाइड्रोजन गैस है। बबल्स निकलेगा तो क्या जान जाना, हाइड्रोजन गैस है। और टीचर कहेगा कि पहचानो कि कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो इसके ऊपर कैंडल लेके जाना है। कैंडल लेके जाओगे तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। समझ में आया? एसिड में अगर मेटल डालोगे, या सॉरी एसिड में मेटल डालोगे तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, बबल्स के फॉर्म में निकलेगा। और कैसे पहचानोगे कि हाइड्रोजन गैस है, उसके ऊपर कैंडल लेके जाना है। कैंडल लेके जाओगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। कोई भी एसिड ले लेना, अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट या कार्बोनेट लिखिए या सोडियम कार्बोनेट लिखिए। तो कार्बोनेट लिख के चलते हैं, कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट आप लोगों को पता होगा, Na2CO3 होता है, CaCO3 होगा, ये सब कार्बोनेट होंगे, ठीक है ना। तो मान के चलते हैं हम लोग, कोई भी एसिड HCl को मान के चलते हैं Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा, या H2SO4 को मान के चलते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि अगर एसिड के साथ सोडियम कोई भी कार्बोनेट लगाते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। पहला पॉइंट एकदम याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। क्या बातें समझ में आ गया? तुरंत आप लोग को लिखना है, एक मतलब प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख दीजिएगा। क्या बात समझ में आ गया? और जो थर्ड चीज है, यहाँ पे सॉल्ट बनता है, यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट। जो पहले वाले में NaCl बनेगा और दूसरे वाले में Na2SO4 बनेगा। अगर आपको दिख रहा होगा, हम बोल भी दे रहे हैं, Na2SO4 बनेगा और पहले वाले में NaCl, क्योंकि Na और Cl NaCl बनाता है और Na और SO4 Na2SO4 बनाता है। क्या बातें क्लियर हो गई? तो आप लोग को 2 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई गई, तो सुनिए क्या होता है।
पहला केमिकल प्रॉपर्टी ये पढ़ाया गया कि अगर हम एसिड में कोई भी मेटल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, कोई भी मेटल। और ये वाला कहानी ये याद रखिएगा, पॉप साउंड वाला। और सेकंड बात, एसिड में क्या डालते हैं हम लोग? एसिड में अगर हम कोई भी कार्बोनेट मिलाते हैं या किसी भी कार्बोनेट में एसिड मिलाते हैं तो कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। और तीसरी प्रॉपर्टी यहीं पे ध्यान दीजिएगा, एसिड जो होता है एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। अब कहोगे सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? मतलब अगर आप प्योर पानी लिए हैं, प्योर पानी मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से उसको बॉयल किए हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं क्योंकि वहां पे आयन नहीं है। लेकिन जब एसिड में, पानी में आप लोग एसिड मिला दिए, पानी में क्या मिला दिए? एसिड मिला दिए, तब वहां पे आप करंट कंडक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको क्या मिल गया? आयन मिल गया। और आयन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा यहाँ पे करंट फ्लो कराया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया, तीन प्रॉपर्टी समझ में आया कि एसिड इलेक्ट्रोलाइट जैसा भी बिहेव होता है। क्योंकि प्योर पानी में आप करंट फ्लो नहीं करा सकते, लेकिन अगर आप एसिड मिला दिए तो वो क्या होगा? करंट फ्लो करवा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी है एसिड का। केमिकल प्रॉपर्टी अभी दो प्रॉपर्टी और बताना है, पर इतना नोट कीजिए, ध्यान दीजिए सभी बच्चे। अब जो चौथा प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद बेस। अगर कोई भी एसिड आपका बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको याद होना चाहिए सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, एनी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। इस तरह के रिएक्शन को एक और चीज बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यहां से क्वेश्चन बनेगा, अभी इस पे क्वेश्चन बनाएंगे भी। ध्यान दीजिए, कोई भी एसिड मान लो HCl है, बेस ले लो NaOH, HCl और NaOH आपस में रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले वाटर निकाल दीजिए, सॉल्ट बनेगा, Na और Cl मिलकर NaCl बनाएगा। उम्मीद करते हैं पहला रिएक्शन समझ में आ रहा होगा। कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। सेकंड, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, कोई एसिड H2SO4 ले सकते हैं, कोई बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, ये भी एक तरह का बेस है। अगर ये रिएक्शन करेगा तो पहले तो आप जान जाओ वाटर निकलेगा और क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट? कैल्शियम सल्फेट CaSO4। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी एसिड ले लीजिए, अगर वो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मान लो जब आपके शरीर में, जब आप लोग बहुत दिन तक खाना या बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं, ठीक है ना, तो आपके शरीर में ना स्टमच में HCl सीक्रेट होता है। तो जब बहुत देर तक आप खाना नहीं खाते हैं तो आपका पेट दर्द होने लगता है, क्योंकि वहां पे HCl की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मेरी बात समझ में आ रहा है? बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं तो पेट में क्या होता है? HCl की मात्रा बढ़ जाती है, थोड़ा सा अमाउंट में बढ़ जाता है। और जब पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, मतलब आपको एसिडिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाता है। तो क्या करना पड़ता है? आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या देता है? कोई ऐसा मतलब बेस देता है, दवा जो देता है उसमें बेस होता है। वो दवा क्या होता है? उस दवा में MgOH का होता है। क्या मेरी MgOH का होल ट्वाइस होता है। समझ में आ रहा है? जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। और वो क्षार होता है, क्षार मतलब बेस होता है। तो एसिड, आपके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ गई है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब खाए, मतलब ये जो बेस खाए, तो आपका एसिड और बेस मिलके क्या बना देता है? सॉल्ट बना देता है, जिससे आपका पेट दर्द सही हो जाता है। और ये अगर रिएक्शन लिखना चाहें तो HCl प्लस MgOH का होल ट्वाइस, तो अगर आप देख पा रहे होंगे ये एसिड है और ये बेस है, रिएक्ट करेगा तो वाटर तो बनाएगा ही और साथ साथ क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, जो कि MgCl2 सॉल्ट बना देता है। क्या बात समझ में आ गया? तो आपका पेट दर्द सही हो जाता है। क्या बातें क्लियर हो गई? बातें क्लियर हो गई कि अगर कोई भी एसिड, आपके शरीर में एसिड की मात्रा जब बढ़ जाता है तो डॉक्टर आपको क्या कहता है? क्या वो कहेगा? क्या ऐसा दवा देगा जिसमें बेस होता है, और जब दोनों रिएक्ट कर जाता है तो सॉल्ट बना देगा और वाटर बना देगा। समझ में आ रहा है? इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये आप लोग का ये पॉइंट कवर होगा, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन भी कवर हो गए। अगला देखिए, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, जैसे NaHCO3 है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं।
अगर इसका रिएक्शन बेस किसी भी एसिड के साथ होता है तो सिंपल सा आप एक बात जानिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें भी निकलता है और सॉल्ट इसमें भी बनता है। तो यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl। तो याद रखना कि अगर रिएक्शन क्या बोले कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन या किसी भी हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ हो, मेटल के साथ होगा, तो वो क्या बनाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगा, निकलेगा और उसके साथ साथ आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। कोई भी मेटल कार्बोनेट है। क्या बातें क्लियर हो गई? तो इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टी आपका एसिड का खत्म होता है। अब इसके बाद जो पढ़ाएंगे इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा आइडिया देंगे, या इंडिकेटर से पहले हम बेस के बारे में यहाँ तक आइडिया दे रहे हैं, देन फिर इंडिकेटर के बारे में बताएंगे। तो नोट कीजिए, ध्यान दीजिए। अब बेस क्या होता है, कैसे पहचानोगे बेस को? जब कोई भी सब्सटेंस है उसको अगर वाटर में डालोगे, अगर उसको वाटर में डाला गया, किसी भी ए को वाटर में डाला गया, तो अगर वो OH माइनस में टूटता है, ए ऐसा कोई कंपाउंड होगा या सब्सटेंस होगा, अगर उसको वाटर में डालेंगे और वो क्या निकाले, OH माइनस आयंस में अगर टूट जाता है तो उसी को बेस कहते हैं। समझ में आ रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन में अगर टूट जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जैसे NaOH क्या होता है, Na प्लस और OH माइनस में टूटता है। समझ में आ रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये किसमें टूटेगा, Ca2 प्लस OH माइनस, 2OH माइनस में। समझ में आ रहा है? तो जो आपका OH माइनस में टूटता है उसी को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, पहली बात तो OH माइनस देता है, किसमें देता है, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में क्या करेगा, OH माइनस देगा। दूसरा बात ये जानिए, OH माइनस देने के बाद ये बिटर इन टेस्ट होता है। बिटर इन टेस्ट, बिटर का मतलब हो गया कड़वा टेस्ट होता है। जैसे सरफ अगर आपके मुंह में चला गया तो जो टेस्ट होता है वही होता है, और सरफ भी एक तरह का आपका क्या है, बेस है, सर्फ जो होता है। समझ में आ रहा है? बातें क्लियर हो गया? बिटर इन टेस्ट होता है। तीसरी पॉइंट, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदलता है। मतलब क्या हुआ कि आपने रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप किया, और जैसे ही आपने रेड लिटमस पेपर को आपने किसमें डिप किया, किसी भी बेस में डिप किया, उसका कलर रेड टू ब्लू हो जाता है। समझ में आ रहा है? एक बात ये याद रखिएगा। और ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हो गई कि बेस होता क्या, वाटर एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे OH माइनस देगा, टेस्ट बिटर होता है, और ये रेड लिटमस पेपर को किस में बदल देता है, ब्लू में बदल देता है। और ये क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करता है। ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करता है। ये किस तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अगर आपके पास वाटर है, तो प्योर वाटर है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आयन नहीं है। लेकिन जैसे ही उसमें क्या डाल देंगे, कोई बेस डाल देंगे, तो वहां पे आयन मिल जाएगा। जैसे Na प्लस OH माइनस, आयन के कारण वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। तो ये एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इसका जो pH होता है 7 से 14 के बीच होता है। इसका जो pH होता है, pH वैल्यू 7 से 14 के बीच होता है। क्या बातें क्लियर हो गई? इसका जो pH होता है 7 से 14 के बीच होता है। क्या बातें क्लियर हो गई? बेस के बारे में इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। और इसके बाद जो चलेगा क्लासिफिकेशन, बेस की क्लासिफिकेशन को बताने जा रहे हैं, और फिर केमिकल प्रॉपर्टी को। इसका केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो सबसे पहले यहां तक नोट कीजिए, ध्यान दीजिए। जो आपका बेस होता है उसका क्लासिफिकेशन कितने तरीके से किया गया, दो तरीके से। एक कंसंट्रेशन के बेसिस पे किया गया है और एक स्ट्रेंथ के बेसिस पे किया गया है। कंसंट्रेशन के बेसिस पे क्या होता है, एक डाइल्यूट बेस होगा और एक आपका होगा कंसंट्रेट बेस। सिंपल सा वही वाली बातें हो गई कि जहां पे वाटर का अमाउंट कम होगा और बेस का अमाउंट ज्यादा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट बेस। और जहां पे वाटर का अमाउंट, डाइल्यूट मतलब उल्टा हो गया, वाटर का अमाउंट ज्यादा और बेस का अमाउंट कम होगा, ठीक है ना। और जहां पे वाटर का अमाउंट लेस हो और बेस का अमाउंट ज्यादा हो तो उसको हम लोग कंसंट्रेट बेस कहेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? जैसे कभी कभी बोल दिया गया 80% NaOH, इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये समझे आप लोग, इसका मतलब ये समझना है आपको कि 80 ml NaOH है
और 20 ml यहाँ पे क्या है, वाटर है। समझ में आ रहा है? अगर कभी भी क्वेश्चन ये लिख दिया है 80% NaOH, 80% NaOH, इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 80 ml आपका NaOH है और 20 ml वहां पे क्या है, वाटर है। बात समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट, स्ट्रेंथ के बेसिस पे ये दो तरह के होते हैं, एक होता है वीक बेस और एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस। जनरली वीक बेस क्या होता है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? वीक बेस वो होता है जो कि कंप्लीटली अपने आयंस में नहीं टूटता है, कंप्लीटली अपने आयंस में नहीं टूटता है। मतलब कि कभी भी वीक बेस ये हो गया कि अगर इसको एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएं तो कंप्लीटली अपने आयंस में नहीं टूटेगा, मतलब 10% टूटेगा, 90% वही रहेगा। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू द आयंस, जो कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कंप्लीटली अपने आयंस में नहीं टूटता उसको क्या कहते हैं, वीक बेस बोलते हैं। क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? अब इसके बाद हम लोग चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की ओर। तो हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेस, यहां पर लिखा है। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, ध्यान दीजिए सभी बच्चे, आज जो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस है। अब इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस की ओर ध्यान देंगे। सबसे पहला ये याद रखिएगा कि अगर बेस हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो जो भी हमारा बेस है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि जिंक हमारा NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। जिंक हमारा एक मेटल है, NaOH हमारा बेस है। मेटल अगर हमारा बेस के साथ रिएक्ट करता है तो पहली बात तो ये जानिए हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, निकालेगा, और साथ साथ ये सॉल्ट बनाएगा। इस सॉल्ट का नाम होता है सोडियम जिंकेट, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। याद कीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत बार आया हुआ एग्जाम में है कि अगर बेस हमारा मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हमारा हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि अगर एल्यूमिनियम NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो ये दो रिएक्शन एकदम आपको याद होने चाहिए कि अगर हमारा बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। और ये दोनों बेस में एक ही रिएक्शन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सामने लिखा हुआ है, और एकदम इसको याद कर लीजिए। बातें क्लियर हो गई? तो ये दोनों रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है। तो इससे पहले भी पढ़े हैं और एक बार और पढ़ाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एसिड, अगर आप लेंगे यहाँ पे कोई भी एसिड ले लीजिए, HCl ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, समझ में आ रहा है, कोई भी एसिड ले लिए, इनका रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, बेस के साथ। कोई भी बेस मान लेते हैं, एक में NaOH लेते हैं, ये भी एक बेस है, और एक हम लोग लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारा बेस है। एसिड का रिएक्शन अगर बेस के साथ कराएंगे तो याद रखिएगा पहला तो बनेगा वाटर निकाल दीजिए, यहाँ पे भी H2, यहाँ पे भी H2 निकाल दीजिए। क्या आप सभी बच्चों को इतनी बातें क्लियर हो गई? वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से सॉल्ट बनेगा, यहाँ से NaCl बनेगा, NaCl, और अगर यहां से देखेंगे तो CaSO4 बनेगा। ये भी एक तरह का क्या है, सॉल्ट है। क्या बात समझ में आ गया? एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, और एसिड का रिएक्शन अगर मेटल के साथ करेंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। बातें क्लियर हो गई? अब सुनिए एक और बात, एक रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। याद रखना ना कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, पहली बात तो मेटल और नॉन मेटल पता होना चाहिए। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल है और उसका जो ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो ये एज अ एसिड हो गया, एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट बना दिया और वाटर बना दिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। क्या बातें क्लियर हो गई?
ये 3 प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चौथा प्रॉपर्टी एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सर अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को गर्म करते हैं तो उसमें अगर करंट का फ्लो कराएंगे तो नहीं होगा, लेकिन उसमें हम क्या डाल दें? बेस डाल दें। क्या डाल दें? बेस डाल दें तो आयन में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देगा? आयन में तोड़ देगा। अब वहां पे करंट फ्लो हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि बेस जो होता है इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको बेस का केमिकल प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा। जो याद रखने योग्य हैं ये आपके दोनों क्वेश्चन, ये दोनों एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और हम तो कहेंगे कि कुछ भी आपको याद रहे ना याद रहे, ये दोनों एग्जाम्पल रिएक्शन एकदम याद कर लीजिए। तो पहले यहां तक नोट कीजिए आप सभी बच्चे। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे क्लास 10th में। इंडिकेटर में सबसे पहला हमारा है नेचुरल इंडिकेटर। सबसे पहला जो है नेचुरल इंडिकेटर है, और जो सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर है, और जो थर्ड है हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। क्या बात समझ में आ गया? इंडिकेटर को हमने 3 पार्ट्स में अलग अलग बांटा है। इंडिकेटर को हमने 3 पार्ट्स में अलग अलग बांटा है। जो सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर, जो दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर, और जो थर्ड है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। इंडिकेटर को 3 पार्ट में बांटा है। पहला आप लोग को समझ में आ रहा है, पहला नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, और थर्ड जो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अगर हम बात करेंगे, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? जिसको नेचर से प्राप्त किया जाता है, जिसको नेचर से प्राप्त किया जाता है, प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, उसको नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। इसमें हम आप लोग को 2 एग्जांपल देंगे। एक होता है लिटमस पेपर और एक होता है हल्दी, जिसको टर्मरिक बोलते हैं। लिटमस पेपर कहां से प्राप्त होता है? लिचनेस नामक ट्री से, लिचनेस नामक ट्री के बार्क से प्राप्त होता है, उसके छाल से प्राप्त होता है। तो पहली बात ये याद रखिएगा, लिटमस पेपर कहां से प्राप्त होता है? लिचनेस नामक ट्री के बार्क से प्राप्त होता है, छाल से प्राप्त होता है। ये क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में जब डालते हैं, एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है। हम लोग ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, ब्लू, जब इसको एसिड में डिप करेंगे तो वो किस में बदल देगा? रेड में बदल देगा। और बेस में क्या होता है? रेड लिटमस पेपर को किस में बदल देगा? ब्लू में बदल देगा। उम्मीद करते हैं आपको लिटमस पेपर के बारे में इतनी बातें समझ में आई होंगी। इसके बाद आता है टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी होता है। हल्दी को अगर एसिड में डालोगा, हल्दी किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। आप सभी बच्चों को पता है, अगर हल्दी को एसिड में डालते हैं तब उसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन सर उसको जब आप लोग सर्फ आपको पता होगा, बेस में जब डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। कैसे पता चला? ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं। हल्दी लीजिएगा और उसको एक कागज में रख लीजिएगा और उसके ऊपर सर्फ डाल के और रगड़ेंगे आप उसको, तो वहां पे उसका कलर रेड हो जाएगा। तो जो बेस को, हल्दी जो होता है, बेस को रेड कलर में बदल देता है। येलो कलर से किसमें बदल देगा? रेड कलर में, बेस में। और एसिड में येलो से येलो ही रहेगा, येलो से। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर खत्म होता है। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? इसके बाद जो इंडिकेटर लैब में बनाया जाता है, जो इंडिकेटर लैब में बनाया जाता है उसको सिंथेटिक इंडिकेटर कहेंगे। फिर से बताते हैं, जो इंडिकेटर लैब में बनाया जाता है उसको सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या होता है? 2 एग्जांपल बहुत ही फेमस है। एक का नाम है फिनोप्टिलीन और एक का नाम है मिथाइल ऑरेंज। एक का नाम है मिथाइल ऑरेंज और एक का नाम है फिनोप्टिलीन। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? अगर मिथाइल ऑरेंज लगभग ऑरेंज कलर का ही होता है, अगर उसको एसिड में हम डालते हैं, अगर उसे एसिड में डालते हैं तो उसका कलर पिंक कर देता है, और बेस में डालते हैं तो उसका कलर येलो ही रहता है। एसिड में डालेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा और बेस में डालेंगे तो उसका कलर क्या होगा? येलो के येलो ही रहेगा। क्या बातें समझ में आ रहा है? इसके जस्ट बाद हमारा जो चलेगा फिनोप्टिलीन। फिनोप्टिलीन का पॉइंट, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। फिनोप्टिलीन को अगर आप लोग एसिड में डालेंगे, फिनोप्टिलीन को अगर एसिड में डालेंगे तो कलर, नो कलर चेंज, कलरलेस होगा। क्या होगा? कलरलेस।
जैसे पानी का कलर है ना कलरलेस। आप कहोगे सर कलरलेस क्या होता है, ये क्या कलर है? पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कीजिए और जो पानी का कलर होता है वही कलरलेस होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करने के बाद। समझ में आया? तो अगर आप लोग फिनोल्फिन को एसिड में डालते हैं तो कलरलेस होगा, लेकिन बेस में डालेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा। बेस में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर भी आपको समझ में आया होगा। लास्ट जो हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये क्या होता है? ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल द्वारा बताया जाता है। ये कैसे होते हैं? स्मेल द्वारा बताते हैं, ठीक है ना? स्मेल के द्वारा अगर आप बताते हैं तो उसमें ऑल फैक्ट्री आता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ओनियन प्याज है और वनीला है। प्याज का कुछ स्मेल होगा, ओनियन का कुछ स्मेल होगा, वनीला का कुछ स्मेल होगा। अगर आपने उसे एसिड में डाला या वनीला प्याज के ऊपर आपने एसिड डाला तो उसका स्मेल और बढ़ जाएगा, उसका स्मेल और बढ़ जाएगा। उसको हम लोग बोलेंगे एसिड में बढ़ा देता है स्मेल। और बेस में जब बेस डालेंगे, जब प्याज या वनीला के ऊपर बेस डाल दिए, बेस एज अ सेंस इन अ सेंस NaOH डाल दिए तो उसका स्मेल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या बात समझ में आ रहा है? प्याज के ऊपर अगर आप एसिड डालेंगे स्मेल बढ़ जाएगा, और प्याज के ऊपर अगर बेस डालेंगे तो स्मेल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को इंडिकेटर के बारे में ये तीनों इंफॉर्मेशन समझ में आया होगा। और इंडिकेटर यहां से ही क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका ये हो सकता है कि H2SO4 में अगर हम फिनोल्फिन डालेंगे तो क्या होगा? आप बोलिएगा कलरलेस हो जाता है, क्योंकि H2SO4 आपका एसिड होता है। H2SO4 आपका एसिड होता है और उसमें अगर आप लोग फिनोल्फिन डालेंगे तो क्या होगा? कलरलेस। ये क्वेश्चन बोल दे कि H2SO4 में अगर मेथाइल ऑरेंज डालेंगे तो क्या होगा? तो H2SO4 एसिड होता है, मेथाइल ऑरेंज डालेंगे तो पिंक कलर का होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो आपको इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं इंडिकेटर समझ में आया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ पे नोट कीजिए, ध्यान दीजिए सभी बच्चे। अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं पीएच क्या है? इसका अगर हम फुल फॉर्म बोले तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है? फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। जैसे एसिड का जो पीएच होता है 0 से 7 के बीच होता है। बेस का पीएच जो होता है 7 to 14 होता है, और 7 जिसका होता है वो न्यूट्रल होता है। समझ में आ रहा है? 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, सॉल्ट होता है। अगर हम बोले सॉल्ट आपका 7 होता है। क्या यहां तक बातें क्लियर हो गई? अब यहां ध्यान दीजिएगा, एसिड भी दो तरह के होते थे, आप लोग को बताया गया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। इसी तरह बेस भी आपके दो तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो एसिड में ध्यान दीजिएगा, जिनका पीएच कम होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसका पीएच ज्यादा होगा वो क्या होगा? उसको वीक एसिड बोलेंगे। इसी तरह बेस में क्या होता है? जिसका पीएच ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जिसका पीएच कम होगा वो वीक बेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बात करें ये 7 है। आप इससे इधर जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और इससे इधर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्या बात समझ पा रहे हो? 7 से जितना दूर रहोगे इधर वो उतना स्ट्रॉन्ग है, और 7 से उधर जितना दूर रहोगे वो उतना स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें ये वाला पोजीशन, ये पोजीशन ए और पोजीशन बी में, यहाँ पे दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होगा? स्ट्रॉन्ग ए होगा, ए स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और पोजीशन बी वीक एसिड होगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह अगर हम यहाँ सी और डी की बात करें तो जो जितना दूर है उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? वीक बेस बोलेंगे। क्या बातें क्लियर हो गई? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? आगे ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार दिखता है वो ये है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, सबका पीएच लिख देगा, ए बी सी डी ई सबका पीएच दे देगा, बोलेगा बताइए कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन सॉल्ट है, कौन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, और कौन वीक सॉल्ट है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन वीक बेस है। तो सबसे पहला यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे, हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो जिसका पीएच सबसे कम होता है वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इन सब में सबसे कम पीएच 3 का है तो स्ट्रॉन्ग एसिड ए होगा। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो जिसका पीएच सबसे ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका पीएच है? डी वाले का। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? डी होगा। सी वाले को तो आप लोग सॉल्ट बोल सकते हैं सर, सॉल्ट तो हमारा कौन सा है? सी है। समझ में आया? फिर वीक एसिड, वीक एसिड उसको बोलेंगे जिसका पीएच 7 के पास है, 7 के पास और 0 से कम, मतलब 0 से बड़ा और 7 से छोटा। तो कौन सा है? 3.5। इसके कंपेयर में बताना है। कंपेयर में यहाँ पे वीक एसिड कौन जाएगा? 3.5 जो कि बी है। इसी तरह वीक बेस कौन हो जाएगा? जो आपका देखो इन दोनों में कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पे ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस आया है, तो वीक बेस कौन आएगा? ई वाला आएगा। तो वीक बेस कौन हो जाएगा? ई। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, वो कंपेयर करके बताना दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, यहाँ पे कंपेयर करके बताते हैं। बातें क्लियर हो गई? तो ये आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब ध्यान दीजिएगा, पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच जो होता है हमारे डेली लाइफ में कैसे इफेक्ट करता है ये हम पढ़ेंगे। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं हम सारे एक साथ डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला है टूथ डिके। अब बोलोगे टूथ डिके मतलब जो मीठा आप लोग खाते हैं, बच्चों को जो आप लोग टॉफी वगैरह दिया जाता है, मीठा खाते हैं, उसमें क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर होता है। उसका जो पीएच होता है 5 से कम होता है, और ज्यादा अगर आप एसिडिक कैरेक्टर ले रहे हैं तो वो दांत को क्या करता है? वो दांत को खराब कर देता है। तो मीठा हमको ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो टूथ डिके करता है, क्योंकि उसका जो पीएच होता है 5 के पास होता है। क्या बात समझ में आ गया? और उसका कैरेक्टर क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर होता है। इसीलिए मीठा वगैरह हम लोग नहीं खाते हैं, स्वीट्स वगैरह नहीं खाना चाहिए ज्यादा, क्योंकि ये क्या करता है? दांत को खराब करता है। समझ में आ रहा है? जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनका दांत क्यों खराब होता है? उतना ज्यादा आप लोग मीठा टॉफी खिला देते हैं और टॉफी का जो पीएच होता है वो 5 के पास होता है, तो इसलिए उनका दांत वगैरह खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें मीठा रहता है और मीठा में क्या है? एसिडिक कैरेक्टर है। क्या बात समझ में आ गया? और वो दांत में फंसा रहता है और बार बार एसिडिक कैरेक्टर सिक्रीट करता है, एसिड सिक्रीट करता है, दांत उसका खराब होता जाता है। बात समझ में आ गया? टूथ डिके। दूसरा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये लिखने का मतलब ये है, आप लोग को एक बार और बताया गया था कि अगर आपके शरीर में एसिडिक मतलब HCl सिक्रीट होता है, पेट दर्द होता है एसिडिटी के कारण। एसिडिटी के कारण अगर पेट दर्द होता है तो एसिड है, तो एसिड में हम लोग बेस डालते हैं। वो बेस कौन है? हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच लगभग 10 होता है। ये आपका बेस है, और आपके शरीर में एसिड की मात्रा ज्यादा है तो एसिडिटी हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है। तो एसिडिटी को सही करने के लिए आपके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ गई, आपने बेस ले लिया, और बेस किस फॉर्म में लिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के फॉर्म में लिया। तो ये क्या बना दिया? सॉल्ट प्लस वाटर बना दिया। क्या बात समझ में आ गया? तो इससे आपका पेट सही हो जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज क्या करते हैं? एसिडिटी में यूज करते हैं। आपका पेट दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है मतलब एसिडिटी हो जाएगा, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? जो भी आप कैप्सूल लेते हो उसमें क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। क्या बातें क्लियर हो गई? थर्ड पॉइंट, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, दही का पीएच क्या होता है? तो दही का पीएच बोलेगा 7 होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम होता है, लगभग 5 के पास होता है। कितने के पास होता है? 5 के पास। क्वेश्चन पूछता है दही आपका एसिडिक है कि बेसिक है? तो दही आपका क्या है? बेसिक है, क्योंकि सॉरी एसिडिक है, क्योंकि इसका पीएच 7 से कम है। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, एक और क्वेश्चन पूछता है, दही को बहुत समय तक रखने पे क्या होता है? दही को बहुत समय तक रखने पे दही क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। कारण है क्योंकि उसका पीएच घटता चला जाता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे दही को बहुत समय तक रखेंगे तो क्या होगा, तो आपको ये पता है दही को बहुत समय तक रखोगे तो पीएच मतलब खट्टापन बढ़ जाएगा। खट्टापन बढ़ जाएगा कि नहीं दही का? आप लोग कभी चाय कीजिएगा घर पे, दही को बहुत समय तक रखेंगे तो उसका खट्टापन बढ़ जाएगा। खट्टापन बढ़ने का मतलब क्या हुआ? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। तो पीएच पे क्या असर पड़ा? पीएच पे क्या असर पड़ा? पहले 5 था, थोड़ा सा और एसिडिक हो गया, लगभग 4 के पास हो गया, तो आपका दही खराब होता जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बातें क्लियर हो गई कि दही को बहुत समय तक रखने पे उसका पीएच घटता है कि बढ़ता है? घटेगा, क्योंकि वो और खट्टा होता जाता है, और खट्टा मतलब और एसिडिक होता जाता है। क्या बातें क्लियर हो गई? ये बातें क्लियर हो गई। इसके बाद मिल्क से क्या क्वेश्चन आता है? मिल्क से क्वेश्चन आता है, मिल्क का पीएच कितना होता है? 6 से 7 होता है, लगभग 6 के पास होता है। कितने के पास होता है? 6 के पास। मिल्क को ज्यादा समय तक रखने पे क्या होता है? मिल्क खराब हो जाता है। कैसे खराब हो जाता है? वो एसिडिक फट जाता है। आप लोग को पता है ना, मिल्क फट जाता है, फिर आप लोग उससे क्या बना लेते हैं?
दही भी बन सकता है, फिर उसका पनीर वगैरह बनाते हैं। तो क्या होता है, मिल्क का पीएच 6 होता है, वो बहुत समय तक रखने पे क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो मिल्क से कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा मिल्क को ज्यादा समय तक रखने पे मिल्क का पीएच बढ़ेगा कि घटेगा? तो घटेगा। क्या होगा, मिल्क का पीएच घटेगा। घटेगा क्यों पता है ना, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, फिर आपको दही और इसमें तोड़ना है। अब एक और क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता है, मिल्क को बहुत ज्यादा देर तक सही रखने के लिए इसमें क्या मिलाएंगे? तो इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, सोडा मिलाते हैं। सोडा क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि उसका पीएच मेंटेन रहे, पीएच कम ना है। पीएच कम होगा तो फट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो सोडा इसमें मिलाते हैं, किसमें, दूध में सोडा मिलाते हैं, जिसके कारण उसका पीएच मेंटेन रहता है, जल्दी खराब नहीं होता है। 2-3 दिन के लिए गाँव जा रहा है तो उसमें सोडा मिला के मम्मी चल जाती है। क्यों चल जाती हैं? जिससे आपका दूध खराब ना हो। बातें क्लियर हो गई? नहीं तो अगर सिंपल सा रखेंगे तो दूध का पीएच कम होता जाएगा और वो फट जाएगा। एक पीएच दूध से भी क्वेश्चन हो गया। बी, जो मधुमक्खियां होती हैं वो काटती हैं तो क्या होता है, तो उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला SCOOH होता है, जिसको मेथनोइक एसिड भी कहते हैं। जब इसको काट लेते हैं तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग चूना खोजते हैं। चूने को जब लगाते हैं तो आपके अंदर एसिड है, चूने को लगाए तो बेस हो गया, और चूना और वो एसिड मिल के क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा, जिससे आपको राहत होता है। समझ में आया? तो जब भी मधुमक्खी आप हड्डा वगैरह काटता है तो आप क्या लगाते हैं, चूना लगाते हैं। चूना क्यों लगाया जाता है? एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है। ये भी समझ में आया होगा। अब ब्लड का पीएच 7 से 7.8 तक रहता है, ये मेंटेन रहता है। क्या बात समझ में आ गया? कहीं कहीं अलग अलग बुक में अलग अलग उसका वैल्यू रहता है, 6.7 भी कहीं कहीं दिया रहता है। बातें समझ में आ गया? तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पीएच के जितने भी बातें हैं, जितनी भी चीजें हैं, बेसिक बातें आपको बता दी गई। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कर्ड, दही से और मिल्क वाले से आते हैं। तो ये दोनों का क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा और बहुत बार पढ़िए, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।